ठीक है लोगों, वामपंथी कब समझेंगे कि इस्लामवादी या यहाँ तक कि इस्लाम भी उनके दोस्त नहीं हैं? हम ये जानते हैं, वामपंथी एलजीबीटीक्यू अधिकारों और महिलाओं के सशक्तिकरण का समर्थन करते हैं, और फिर भी वे नहीं जागते जब तीसरी दुनिया के ये शरण चाहने वाले, जो कामुक प्रवासी इस्लामी संस्कृतियों में पैदा हुए हैं, पश्चिमी देशों में आकर महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं। वे अब भी नहीं देखते, आप कहते हैं वे समलैंगिकों को मारते हैं। तुम कब सीखोगे? उनके पास केवल एक ही चीज है, और वो है पश्चिमी सभ्यता के लिए उनकी आपसी नफरत। क्योंकि वामपंथी मानते हैं कि जो दुनिया श्वेत पुरुषों ने बनाई है, ठीक है, श्वेत यूरोपीय पुरुषों ने इस दुनिया को बनाया है जिसमें हम रहते हैं। एमआरआई की दुनिया, मशीनें और कारें और ट्रेनें और हवाई जहाज और अंतरिक्ष यात्रा और एआई और इंटरनेट, श्वेत लोगों ने इसे बनाया। उन्होंने वह पूंजीवादी माहौल बनाया जिसमें आप और मैं जितना चाहे उतने अमीर बन सकते हैं और अपने लोगों तथा अपने परिवार के सदस्यों का जीवन बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने ही इसे बनाया, ठीक है? ये दूसरी सभ्यताओं पर कोई छीटाकशी नहीं है। उन्होंने भी अच्छा किया। आप जानते हैं, प्राचीन फारसी साम्राज्य, भारतीय और सुमेरियन, अक्कादी, फारसी, माफ कीजिए, और मिस्रवासी, वे सभी अपने समय के महान थे, लेकिन पिछले 300 वर्षों को श्वेत पुरुषों ने आकार दिया। पर कुछ कारणों से इन श्वेतों के कुछ वंशज पश्चिम से नफरत करते हैं। वे खुद से इतनी नफरत करते हैं कि वे उन लोगों के साथ भी मिल जाते हैं जो न केवल पश्चिमी सभ्यता को खत्म करना चाहते हैं, बल्कि उन्हें मारना भी चाहते हैं। इसीलिए हम इसे वोक माइंड वायरस कहते हैं। ये एक माइंड वायरस है। लेकिन आप पूछते हैं कि वे कब सीखेंगे? वे गेज फॉर गाजा जानते हैं। गेज फॉर गाजा जैसे लोग भी हैं। असल में सभी लेफ्टिस्ट, चाहे गे हो या नहीं, गाजा का समर्थन करते हैं। लेकिन गाजा में वे क्या करते हैं और किस तरह का समाज या सभ्यता बनाने वाले हैं, ये लोग वहां 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। तो आप उम्मीद करते हैं कि जब वे वहां जाए, हम कहते हैं कि उन्हें गाजा, मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दो। हम ये हमेशा कहते हैं। वे वहां नहीं जाते क्योंकि वे गोरे देशों में रहना चाहते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। वे साधारण गणित भी नहीं समझ सकते कि अगर आप उन देशों से लोगों को लाते रहेंगे जहां आप खुद नहीं जाना चाहते, आप उन लोगों को गोरे देशों में लाते रहेंगे, तो आपका गोरा देश अब गोरा नहीं रहेगा। मैं गोरा शब्द का इस्तेमाल पश्चिम और पश्चिमी सभ्यता के लिए एक दूसरे के बदले कर रहा हूं, क्योंकि इसे गोरे पुरुषों ने ही बनाया था। जैसा है वैसा है। मैं खुश हूं कि उन्होंने मुझे उस सभ्यता में शामिल किया। इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इसे देखिए दोस्तों, एक एनबीसी पत्रकार, शायद वामपंथी, सीरिया जाता है और जल्दी ही पता चलता है, एक मेरे पास आया, मुझे देखा और ऐसा किया। सच में उसने ऐसे किया? तुम जानते हो क्यों? क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक वोक सोशलिस्ट कम्युनिस्ट हो या नहीं। वो तुम्हें एक गोरे इंसान के रूप में देखता है, और बस इतना ही। उनके लिए इतना करना ही काफी है। हम जानते हैं इसका क्या मतलब है। ये बार बार लगने वाले निशान, ये पुराना आईएसआईएस का प्रतीक था, एक जिसका मतलब है एक भगवान, एक धर्म, एक आस्था, एक नेता, एकता और शक्ति का प्रतीक। ये लड़के सभी बहुत धमकी भरे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। वे सभी कह रहे हैं, एक दिन मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, एक दिन मैं तुम्हारा गला काटना चाहता हूं। वे सभी बहुत बहुत धमकी भरे इशारे कर रहे हैं। तो यही वो संस्कृति है जिसमें उन्हें पाला जा रहा है। नहीं 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 नहीं, यही वह संस्कृति है जिसमें उन्हें पाला जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये उनकी संस्कृति है। 1400 साल से इस्लाम दुनिया पर राज करने का सपना देखता आया है। मोहम्मद ने कई हदीसें छोड़ी हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करेगा। आपने कई मुसलमानों को कहते सुना होगा कि इस्लाम किसी भी तरह हर घर में पहुंचेगा, लेकिन वे मध्ययुगीन प्रथाओं के कारण ऐसा नहीं कर सकते। यह पहले भी हो चुका है। रोम बर्बरों के हाथों गिर गया था, तो अगर हम लापरवाह रहे तो ऐसा भी हो सकता है। कोई विदेशी कह रहा है, हमें उम्मीद है तुम मर जाओगे, हम तुम्हें एक एक करके काट डालेंगे। आईएसआईएस की सबसे बुरी तरह की मानसिकता। सिर्फ आईएसआईएस मानसिकता नहीं, ये मुस्लिम मानसिकता है।
ये इस्लामी मानसिकता है, यही इस्लाम है। मैं हर लिपस्टिक या कट्टर मुस्लिम को चुनौती देता हूँ। वैसे भी कट्टर मुस्लिम मुझसे सहमत होंगे। मुझे एक चीज़ बताओ जो ISIS ने की हो और मोहम्मद या उनके साथियों ने नहीं की हो या उसका समर्थन नहीं किया हो। सिर्फ एक चीज़। आपको एक भी चीज़ नहीं मिलेगी। जो भी भयानक चीज़ें हमने ISIS को करते देखा है, मोहम्मद ने वही सब किया था। उनके साथियों ने भी वही किया, उसका समर्थन किया, व्यभिचारियों को पत्थर मारने में हिस्सा लिया। मोहम्मद ने भी हिस्सा लिया। बूम, गया, मर गया। मोहम्मद ने ऐसा किया। सबसे दयालु तथा कथित पैगंबर। यहाँ बयानबाजी ही संस्कृति है। यहाँ यही संस्कृति है। हैरान क्यों हो? इसे देखो, और भी है। जैसा कि उम्मीद थी, वे पत्थर फेंकने लगे, इसलिए हम कैंप के दूसरे हिस्से में जा रहे हैं। ठीक है, हम एक और इलाके में जा रहे हैं। ठीक है। दोस्तों, क्या आप देख रहे हैं? ऑस्ट्रेलियाई लोग, 4 ISIS की दुल्हनें और करीब 7-8 बच्चे आए हैं। ये हैं वो बच्चे, मैंने आपको बताया था। वे आपके मासूम बच्चे नहीं हैं। वे पश्चिम से नफरत करते हैं। आ रहे हैं। गुस्से में वापस आ रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि आईसिस की एक दुल्हन को हम जबरदस्ती डी-रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम से नहीं गुजार सकते। वैसे भी वो काम शायद नहीं करता। हाँ, करेगा। यही लोग और बच्चे आ रहे हैं। पुनर्समावेशन एक असली समस्या रही है। एंथनी एल्बनीज, वो गंदा आदमी, ने ये किया। और ये लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। वो बच्चे जिन्हें आपने देखा, आज उस पश्चिमी आदमी पर पत्थर फेंक रहे हैं। और फिर से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो लेफ्टी है, वो उनका समर्थन करता है। वो उनके लिए कैंपेन चला रहा है कि उन्हें अमेरिका या ब्रिटेन लाया जाए। उन्हें इसकी कुछ भी जानकारी नहीं है, उन्हें परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने धर्म, इस्लाम और पश्चिम से नफरत की परवाह है। इसलिए मैं इसे आत्मघाती सहानुभूति कहता हूं। और ये सिर्फ इन लोगों से आतंक के खतरे की बात नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, वे कामुक संस्कृतियों से आते हैं जो पूरी तरह से अलग है। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि पूरे यूरोप में यौन अपराधों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये स्थानीय लोगों के हाथों नहीं हो रहा है। इन महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले मूल ब्रिटिश, डच या स्वीडिश लोग नहीं हैं। ये तीसरी दुनिया के प्रवासी हैं जो कामुक और पिछड़ी संस्कृतियों से आते हैं। इसे देखिए, ये पत्रकार लारा लोगन की चौंकाने वाली कहानी है जो 2011 में तहरीर स्क्वायर पर अरब स्प्रिंग को कवर कर रही थी। मुझे याद है, मैंने वो लाइव देखा और कवर किया था। इसे सुनिए। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वहां कैमरे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वहां मर्द है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यही चीज थी जिसका ये लोग इंतजार कर रहे थे और वे दिन में यहाँ आए थे। एक जवान, आकर्षक, सुनहरे बालों वाली महिला। मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूं। मैं बस चाहता हूं कि दूसरे लोग समझे कि सभी संस्कृतियां एक जैसी नहीं होती। संस्कृतियां मायने रखती है। तुम अपने दायरे में बड़े हो सकते हो, हम सब बराबर हैं। ये गोरे आदमी की गलती है वगैरह। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने ऐसा सोचा, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूं कि असल में 2 स्वीडिश बहनें थीं जो मोरक्को गई थीं। उन्हें बताया गया था वहां मत जाओ, वहां आईसिस है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो वोक सोच वाली थीं। उस समय की किताबें थीं। उन्हें सिर कलम कर दिया गया। और फिर हत्यारों ने उनकी तस्वीरें भेजी। उन्होंने अपने फ़ोन से उनकी तस्वीरें ली और उनके परिवार वालों को भेज दी। सिर कटी हुई तस्वीरें। एक और स्वीडिश वोक सोच वाली महिला थी जो शायद कांगो गई थी, संयुक्त राष्ट्र के तहत। वह बेहद वोक सोच वाली थी। वह खुले बॉर्डर के पक्ष में थी। नाम भूल गया, 2 वीडियो पहले बताया था। वह अपनी अमेरिकी वोक सोच वाली दोस्त के साथ संयुक्त राष्ट्र मिशन पर गई थी जहां उनकी हत्या हो गई। और कौन भूल सकता है उस मार्बर्टिनी को, वह इटालियन गाजा समर्थक आदमी जो गाजा गया था। वो गाजा समर्थक था, उसकी हत्या हुई। तो आप इंसानों, समाजों, सभ्यताओं के बारे में अपने ऊंचे विचार रख सकते हैं, लेकिन हकीकत आपकी इच्छाओं और आपकी समझ से अलग है। अज्ञानता बहुत घातक हो सकती है। यहाँ आप अज्ञानी हो सकते हैं,
आप एक गोरे आदमी पर चिल्ला सकते हैं, आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, या जो भी, कुछ भी नहीं होने वाला। यही वजह है कि इन लोगों में से बहुत से लोग वास्तव में बिगड़ गए। वे सोचते हैं, मैं एक गोरे आदमी को पीट सकता हूँ, मैं उस पर चिल्ला सकता हूँ, मैं इसमें भी जीत सकता हूँ और उसमें भी। पश्चिम में हम गोरे लोग सभ्य हो गए हैं, इसीलिए हम वैसे नहीं लड़ते। मगर इन मध्ययुगीन संस्कृतियों में लोग अपनी पत्नियों को पीटते हैं। उनके भगवान अल्लाह कुरान अध्याय 4 आयत 34 के अनुसार उनके पास वैध आदेश है जिसमें यह कहा गया है, आप अपनी पत्नियों को पीट सकते हैं। ऐसे सैकड़ों वीडियो है। क्या आपको लगता है उनके बीच जाना सही है? कृपया ऐसा मत कीजिए। देखिए उसके साथ क्या होता है। दिन दर दिन ये आजादी के बारे में है। उसने 1 घंटे से ज्यादा बिना परेशानी रिपोर्टिंग की। और फिर क्या हुआ? कैमरे की बैटरी डाउन हो गई और हमें एक पल के लिए रुकना पड़ा। और अचानक बाहर मेरी तरफ देखती है और कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा, बाहर यहाँ सहज नहीं है। वो मिस्र का है, अरबी बोलता है और समझ सकता है कि भीड़ क्या कह रही है। हाँ, वो समझता है जो क्रू में कोई और नहीं समझता। बिल्कुल सही। मुझे बाद में बताया गया कि वे कह रहे थे, चलो उसकी पैंट उतारते हैं। और ऐसा लगा जैसे अचानक, इससे पहले कि मुझे पता चले क्या हो रहा है, मैंने महसूस किया कि किसी के हाथ मेरी छाती, मेरे गुप्तांग और पीछे से मुझे पकड़ रहे हैं। मेरा मतलब है, और ये ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति करता है और फिर रुक जाता है, ये तो एक के बाद दूसरा, फिर दूसरा, और फिर कोई और करता है। और मुझे पता है कि रे वही है और वो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और चिल्ला रहा है, लौरा मुझे पकड़ कर रखो, मुझे पकड़ कर रखो। अफरा तफरी में खींचे जाने पर कैमरे ने उसकी चीख रिकॉर्ड की। मैं चिल्ला रही हूँ, सोच रही हूँ, अगर मैं चिल्लाऊं, अगर उन्हें पता चले तो वे रुक जाएंगे। आप जानती हैं, या तो कोई उन्हें रोक लेगा या वे खुद ही रुक जाएंगे, क्योंकि वे सब जुड़ेंगे। पाकिस्तान में भी कुछ साल पहले एक पाकिस्तानी महिला के साथ ऐसा हुआ था। एक टिकटॉकर वहां गई थी। पितृसत्तात्मक समाज। वो पाकिस्तानी थी, इसलिए लोगों ने उन्हें ही दोषी ठहराया कि उन्हें पता होना चाहिए था। शायद वह वोक उदारवादी लड़की थी, समझ नहीं पाई और माता पिता की बात नहीं मानी, और उसके साथ सामूहिक दुर्व्यवहार हुआ था। ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। क्योंकि ये गलत है। और ये तो इसका उल्टा था। जितना ज्यादा मैं चिल्लाई, उतना ही वो और पागल हो गए। भीड़ में किसी ने चिल्लाया कि वो इजरायली है, यहूदी है। दोनों बातें सच नहीं थी, पर भीड़ के लिए ये आग में घी थी। यहाँ तक कि अगर कोई वो नहीं भी होता तो भी मैं कह सकता हूं कि वे रुकते नहीं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिर्फ यही बात बहुत कुछ कह जाती है। जब इजराइल आपसे कहता है कि वे हमसे नफरत करते हैं, वे हमें मारना चाहते हैं, वे हमें नष्ट करना चाहते हैं। 7 अक्टूबर को उन्होंने जो किया वह सामने है। अगर हम इन वोक मांगों के आगे झुकेंगे तो वे फिर ऐसा करेंगे। इसका सबूत सामने है। सलीन, वो बर्बर हमला एक खूनी उन्माद में बदल गया। मेरी एक बाह रे पर है। मैंने फिक्सर को खो दिया है, मैंने ड्राइवर्स को खो दिया है, मैंने उसके अलावा सबको खो दिया है। और मुझे महसूस हो रहा है कि वे मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं। मुझे लगता है मेरी शर्ट, मेरी स्वेटर पूरी तरह से नोच कर उतार दी गई थी। मेरी शर्ट मेरी गर्दन में अटकी हुई थी। मैंने उस पल को महसूस किया जब मेरी ब्रा फट गई। उन्होंने मेरी ब्रा के मेटल क्लिप्स तोड़ दिए। उन्होंने उन्हें तोड़कर खोल दिया। और मुझे ये इसलिए महसूस हुआ क्योंकि मुझे अपनी छाती पर, अपनी त्वचा पर हवा लग रही थी। और मैंने महसूस किया कि उन्होंने उन्हें फाड़ दिया। उन्होंने सचमुच मेरी पैंट को चीथड़े चीथड़े कर दिया। और फिर मैंने महसूस किया कि मेरी अंडरवेयर भी चली गई। और मुझे याद है कि जब मेरे कपड़े फट गए तो मैंने ऊपर देखा। मुझे याद है कि मैंने ऊपर देखा और उन्हें अपने मोबाइल फ़ोन से तस्वीरें लेते हुए देखा। उनके मोबाइल फ़ोन कैमरों की फ्लैश लाइट्स। रे ने बताया कि उनके हाथ में आपके जैकेट की आस्तीन रह गई थी। ये पूरी तरह से जैकेट के बाकी हिस्से से फट चुका था। मुझे लगा रे ही मेरी जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। जानती हो, वो मुझे देख रहा था और मैं उसका चेहरा देख सकती थी। और हमारे बीच लोगों का सैलाब था जो हम दोनों को खींच रहा था, हमें पीट रहा था। सोचो जरा, सोचो वह कितना बेबस महसूस करता होगा। मैं उस एहसास को नहीं नकार रहा। कुछ नारीवादी कहेंगी आदमी मैंसप्लेनिंग कर रहा है, बात अपनी तरफ मोड़ रहा है, लेकिन हम सामूहिक आघात की बात कर रहे हैं। कोई इज्जत नहीं। यही संस्कृति थी जिससे हम निपट रहे थे।
और मैं इस संस्कृति को समझता हूँ। यही वजह है कि मैं इतना निराश हो जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि बाकी लोग इसे क्यों नहीं समझते। और कितने सबूत चाहिए? ये 2011 में हुआ था, है ना? हमें पीटा जा रहा था। मुझे समझ भी नहीं आया कि वे झंडे के डंडों और लाठियों से मार रहे हैं, क्योंकि यौन उत्पीड़न के कारण मुझे सिर्फ ये एहसास हो रहा था कि वे अपने हाथों से बार बार मेरा बलात्कार कर रहे थे। अपने हाथों से तुम्हारा बलात्कार कर रहे थे? हाँ। लगातार? आगे से पीछे से। और मुझे नहीं पता था कि मैं रे को थाम के रख पाऊंगी या नहीं। मैं उसे थामे हूँ, नहीं चाहती थी उसका एक पैर हो। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगी। ये 2011 में हुआ था। ये 2015 में हुआ, जब एंजेला मर्केल ने कहा हम संभाल सकते हैं, उन्हें अंदर लाओ, इन लीबियाई, मिस्री और सीरियाई लोगों को जर्मनी ले आओ। 2015-2016 में नए साल की पूर्व संध्या के जश्न के दौरान कई जर्मन शहरों में बड़ी संख्या में ऐसे हुए। लगभग 1200 महिलाओं के साथ ऐसे होने की रिपोर्ट मिली, खासकर कोलोन शहर में। इन घटनाओं में महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों के समूह ने घेर कर हमला किया, जिन्हें अधिकारियों ने उत्तरी अफ्रीकी और अरब मूल का बताया। शरणार्थियों का स्वागत है। मुझे लगता है हमने काफी सीख लिया है। मुझे लगता है कि अब उठ खड़े होने का समय आ गया है। मुझे लगता है अब इस वैश्विकवादी एजेंडा को खत्म करना चाहिए। आपने अपनी मस्ती कर ली है। आपने अपनी अच्छा महसूस कराने वाली नीतियां चला ली। चलो सबको अंदर ले आते हैं। मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। मैं सबके सामने अपनी नैतिकता का दिखावा करना चाहता हूँ। मैं दुनिया की सारी परेशानियों का दोष गोरे आदमी के सिर पर डालना चाहता हूँ। तुमने किया, देखो। नहीं, हमें अपने देशों को वैसे ही वापस चाहिए जैसे वे पहले थे, जहां हम सामाजिक एकता चाहते हैं, जहां हम ऑस्ट्रेलिया में एक प्रमुख मूल्य प्रणाली चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों का एक सेट, बस यही। इसका मतलब है कोई हलाल खाना नहीं, इसका मतलब है कोई गेटो नहीं, इसका मतलब है सड़कों पर प्रार्थना नहीं, इसका मतलब है कोई विदेशी आयोजन या संस्कृति नहीं जो ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों से ऊपर रखी जा सके। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कभी भी होली, दिवाली या ईद के लिए कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं होगा। अगर मुसलमान कहते हैं आप क्रिसमस पर छुट्टी लेते हैं, हमारे पास क्रिसमस पर छुट्टी होती है, तो ईद पर हमारे पास छुट्टी क्यों नहीं होती? क्योंकि ये होने वाला है दोस्तों, ये जरूर होगा। ये यूके में हो रहा है, यहाँ भी ऐसा ही होगा। नहीं, हम 20 राष्ट्रीय छुट्टियां नहीं रख सकते, हम 40 राष्ट्रीय छुट्टियां नहीं रख सकते। माफ कीजिए, नहीं, हम 40 सार्वजनिक छुट्टियां नहीं रख सकते। हम ऐसे देश में नहीं जा सकते जहां इतनी छुट्टियां होती है। हमें अपने देश के लिए खड़ा होना है। ये साफ हो चुका है कि जो देश अपनी जीवन शैली, अपनी व्यवस्था और अपनी मूल्य व्यवस्था के लिए नहीं खड़े होते, वे खत्म हो जाते हैं। क्या आप खत्म होना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता।